हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आरआरबी जेई का आपका जो न्यू नोटिफिकेशन है वो अपकमिंग डेट्स के अंदर आने वाला है। वैकेंसीज आपकी अनाउंस कर दी गई हैं। लास्ट का जो आपका सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो भी आप मान करके चलो कि अपकमिंग डेट्स के अंदर आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा और वैकेंसी 2026 की अनाउंस कर दी गई है। तो 2026 में जो आप अप्लाई करोगे आरआरबी जेई का फॉर्म, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होंगे उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स उनको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं चीजों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट की अगर बात आती है तो दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें सबसे मेजर रोल है दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। और साथ में जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं उनको तो आपको साथ में रखना ही है। देखो, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एक सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में 10th क्लास का मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट आपके सामने होनी चाहिए। उसके अंदर जो मेंशन आपके नाम का स्पेलिंग एज इट इज, आपने आधार कार्ड में क्या लिखा है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या है, उसकी बजाय आपका ये सबसे वेरीफाइड होता है आपका जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर है, कि इसके अंदर आपका नेम की स्पेलिंग, फादर्स नेम की स्पेलिंग, मदर्स नेम की स्पेलिंग, और एज ए आप इसको बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज करते हो। जिनका मतलब अभी बर्थ सर्टिफिकेट पुराना जिनका नहीं बना हुआ है, वो एज ए बर्थ सर्टिफिकेट भी 10th क्लास की आपकी जो मार्कशीट है सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका है ही है 10th क्लास का। इसके बाद में आपका 12th क्लास का डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है ही है। उसके बाद में जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके पास में डिप्लोमा, और जो डिग्री स्टूडेंट है उनके पास में डिग्री, क्योंकि दोनों आपके एलिजिबल हैं जेई के अंदर, डिप्लोमा भी और डिग्री भी। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तब भी ठीक है, और आपके पास में डिग्री अगर यहां पर आपको सर्टिफिकेट आपको मिल गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपकी वैलिड है। प्रोविजनल आपके पास में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। और जब भी आप अप्लाई करो फॉर्म को, तो 10th क्लास का सबसे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाता है आपका नेम का स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और एज ए बर्थ सर्टिफिकेट भी आप इसी को यूज करके चलते हो। ठीक है, तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में, आपके क्वालिफिकेशन है तो आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट का है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट का नीड नहीं है भाई। सिंपल आपको कि जनरल के अंदर आपको कंसीडर किया जाएगा, जितनी सीट्स हैं जनरल की उनके अंदर आप फाइट करोगे, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपके पास में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके लिए आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एक तो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास है। इसके बाद में आपकी एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है ना, ये जो इनके अलावा जो सर्टिफिकेट, मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड में अगर पर्सन बोलूं, और या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, वो अपने सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट तो अपने पास में होंगे, तो उनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। स्पेशल कैटेगरी के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास में होंगे वो सारे सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एज ए जॉब में रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी अगर आप क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर हो, मतलब आप साधन संपन्न हो, 8 लाख से ज्यादा इनकम है, तो उस टाइम पर आपको ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहां पर आपको रिजर्वेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, जनरल के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी है उन्हीं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी के लिए आपको सर्टिफिकेट का नीड रहता है। अच्छा, जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एक बार सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो उसको वापस से आपको कोई भी अपडेट करने की जरूरत नहीं रहती, वही सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है एससी एसटी का, भले से सेंटर के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो। तो एससी और एसटी कैंडिडेट को तो कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है सर्टिफिकेट के लिए, और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, सबसे ज्यादा तो ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर है, और दूसरा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ईबीसी कैटेगरी एक और यहां पर डिफाइन होती है। ईबीसी कैटेगरी जो है उसके लिए आपको जो वीकर सेक्शन है, जो अपने यहां पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट आपका
जो आपका ईबीसी कैटेगरी है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, ये अलग है और ओबीसी अलग है। देखो ओबीसी कैटेगरी है वो अलग है, उसके लिए रिजर्वेशन है। ये कैटेगरी यहां पर आपको जॉब में रिजर्वेशन नहीं है। इस कैटेगरी के अंदर इसमें केवल और केवल भाई आपकी जो एप्लीकेशन फीस है उसके अंदर आपको छूट दी जाएगी। जॉब के अंदर इसका कोई रिजर्वेशन का रूल नहीं है। ये अलग कैटेगरी है और ओबीसी अलग है और ईडब्ल्यूसी कैटेगरी है, ये वाली अलग कैटेगरी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दूसरी है। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। तो ये तो केवल और केवल भाई आपको फीस के अंदर छूट देने के लिए कि भाई 50,000 से कम इनकम है तो उस टाइम पर फीस के अंदर जो एप्लीकेशन फीस है उसके अंदर रिलैक्सेशन के लिए है। तो इसकी तो अपन चर्चा ही नहीं करेंगे, ये तो फीस से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। इसके लिए तो भाई आप सर्टिफिकेट अपना इनकम सर्टिफिकेट बना करके रखो। ये जो मैं कैटेगरी अलग कैटेगरी बता रहा हूं यहां पर आपके सामने, दैट इज आपके सामने ईबीसी कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं, उसके लिए तो आप भाई इनकम सर्टिफिकेट बना करके रखो। उसके लिए तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप बना करके रखो अपना, ठीक है ना। ये इनकम सर्टिफिकेट आप बना करके रखो। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। इनकम सर्टिफिकेट आप अपने पास में बनवा करके रखो अपना जो है फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बात आती है ओबीसी नॉन क्रिमिनल। इसके अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि यहां तो आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर का जो नया फाइनेंशियल है 1 ईयर का आपको यहां पर अपडेटेड बना करके रखना होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, जहां पर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए लास्ट टाइम पर जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उनमें बोला गया था कि जब फॉर्म अप्लाई किए तो अप्रैल से बाद में तक का आपके पास में होना चाहिए। ये मुश्किल से मुश्किल आप मान के 2 से 3 दिन का काम है आपके पास में, 2 से 3 दिन का। और इसका चार्ज भी कितना है, 150 रुपए का चार्ज है। इसका बहुत बल्क में चार्ज नहीं है या फिर आपको अलग से कोई बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो, ऐसा भी नहीं है। अब तो आपको हैबिट भी हो गई होगी, अगर आपने 1 या 2 बार अप्लाई कर दिया है तो आपको हैबिट में भी आ गया होगा कि सर्टिफिकेट बनाना मतलब आप बार बार के अंदर न्यू सर्टिफिकेट मांगते हैं ये जानबूझकर। और हर के अंदर फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि रेलवे के फॉर्म के अंदर, ओबीसी के अंदर स्टेट में आप एलिजिबल हो, सेंट्रल के अंदर एलिजिबल हो, ये भी अलग अलग सर्टिफिकेट आपके कि भाई अगर सेंट्रल लेवल की एग्जाम है तब तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाओ, स्टेट की एग्जाम की अगर है तब आप स्टेट ओबीसी के अंदर इंक्लूड हो तो उसके लिए स्टेट का आपको अप्लाई करना। दोनों एक साथ में आपको जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको टिकी लगाना पड़ता है कि ये सेंट्रल का भी चाहिए और स्टेट का भी चाहिए। 50 रुपीज इसके चार्ज, 50 रुपीज इसके, 100 रुपीज चार्ज और 2 डेज का आपको टाइम। अब लास्ट के अंदर है तभी आपको पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है इस प्रकार के सेशंस के द्वारा कि आप डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार रखें कि एग्जाम आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की उससे आप 2 दिन पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो तैयार नहीं है, 5 दिन पहले देखते हैं वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने आप के अंदर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी आपको पता है 2 दिन 3 दिन का मुश्किल से काम है यहाँ पर, मतलब आप गवर्नमेंट हॉलीडेज को भी इंक्लूड करते हैं तो उसके बाद में भी आप इजीली बनवा लेंगे। आप लेटेस्ट बनवाओ, जिस टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म की ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन के अंदर बनवाओ, वही सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मुश्किल से 2 दिन का काम है। सेम ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसके लिए न्यू फाइनेंशियल ईयर का बनवा करके रखो, भाई लेटेस्ट बनवा लो, आपसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं है अपने आप के अंदर और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर अलग से कोई प्रोसेस भी इतना इलोंगेटेड नहीं है कि आप नहीं करवा पाओगे, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी का जो आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, दोनों आप लेटेस्ट अभी बनवा करके रख लो क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपको केवल वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म जब से स्टार्ट हो, डिटेल नोटिफिकेशन आए उससे पहले बनवा लो, इस टाइम पर बनवा लो, सबसे बेस्ट है। कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं रहेगा कि भाई लेटेस्ट है, कितना लेटेस्ट चाहिए, ये एक्सपायर हो गया फिर नहीं हुआ है, कोई भी ये सब चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी अपने आप के अंदर, ठीक है। तो ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल के अंदर है वो अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना करके रख ले। स्टेट की वैकेंसी आती है तो स्टेट वाला भी जस्ट टिक लगा करके रख लो, साथ में बनवा करके, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन यहां पर जो आपको अपलोड करना होगा वो नॉन क्रिमिनल कैटेगरी का सेंट्रल का आपको सर्टिफिकेट है क्योंकि सेंट्रल लेवल वैकेंसी है तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद में एससी एसटी के लिए हमने चर्चा कर ली और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमने चर्चा कर ली। ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सबसे मेजर प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के अंदर, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप बनवा करके रखो भाई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है जो मैंने ईबीसी कैटेगरी बताई वो केवल और केवल आपका फीस के अंदर कंसेक्शन के लिए है। यहां पर आपको फीस में जो है वो छूट प्रोवाइड की जाएगी, जॉब में रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यू जो ईबीसी कैटेगरी है उसका जॉब में कोई रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन केवल और केवल ये जो कैटेगरीज है ओपन कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। ओपन कैटेगरी है आपकी ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल के लिए एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और अदर जो है स्पेशली एबल्ड कैटेगरी है उनकी अलग से मैंने चर्चा कर दी, वो और
और साथ के अंदर अपना जो भी रिस्पेक्टिव आपकी डिसेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बना करके रखेंगे। एक्स सर्विसमैन है वो अपना अलग सर्टिफिकेट बना करके रखेंगे। तो ये सारा जॉब का डिस्क्रिप्शन जो अलग अलग कैटेगरीज आपकी डिवाइड रहती हैं, जो कंप्लीट जो आपकी अगर वैकेंसीज है उनका स्प्लिट कैटेगरी वाइज है, उनके लिए आप रेस्पेक्टिव जो भी आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल है उसके लिए आप बना करके रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में ये हमने चर्चा कर ली, दोनों अलग अलग हैं, ओबीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज हैं सारी, ठीक है ना। अच्छा, जो जॉब में है पहले से, मान लो किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं या फिर आप रेलवे के अंदर भी कोई कुछ डी ग्रुप के अंदर या टेक्नीशियन के अंदर जो स्टूडेंट हैं पहले सेलेक्ट हुए हैं, वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी सर्टिफिकेट है वो सारा बना करके रखेंगे। या फिर आपके इंटरनल अगर रेलवे के अंदर ही है तो आपके इंटरनल एग्जाम भी होती है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तब आप अपना एनओसी सर्टिफिकेट है वो बनवा करके रखेंगे, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आप साथ में आपको अटैच करना है, जब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको मांगा जाए तो आपको बनवा करके रखना है अपना, ठीक है ना। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है सबसे ज्यादा ये जो आधार कार्ड अपडेट है, ये अभी तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन आप जिस टाइम पर एग्जाम सेंटर पर सीबीटी 1 के अंदर सीबीटी 2 के अंदर देख लेके जाते हो जब भी, उस टाइम पर सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बनवाया हुआ है 10-15 साल पहले का और उसके अंदर फोटो अपडेट है नहीं, या फिर कहूंगा जो बायोमेट्रिक करते हैं उस टाइम पर लॉक रहता है, तो आपका लॉक ना हो, मतलब आधार कार्ड उसको आपने काफी बार एग्जाम दिया है तब तो आप मान करके चलो कि आपकी एंट्री अलाउड की गई है, तो मतलब आधार कार्ड का बायोमेट्रिक हुआ है तो लॉक नहीं है, मतलब सिंपल सा। फिलहाल के लिए आधार कार्ड अपडेट है, आप अपनी लेटेस्ट फोटो अपडेट करा लो, ये भी कोई बल्कि प्रोसेस नहीं है, मुश्किल से आपका घंटे भर का काम है। जो नियर बाई आपकी सीएससी सेंटर है उस पर जो आधार कार्ड के सेंटर अभी बना दिए गए हैं उन पर आप जस्ट जाकर के आपको लेटेस्ट वाली अभी वाली, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इनका प्रोसेस इतना लंबा है, जो अगर 2 या 3 बार जिन्होंने एग्जाम दे रहे हैं अभी वो उस स्टेज के अंदर मतलब आपका हुलिया वहां पर मैच ही नहीं कर रहा है आधार कार्ड वाले में, तो वो मतलब अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप ऐसा करने की क्या ही दिक्कत है, आधार कार्ड को अपडेट करवा लो भाई, मुश्किल से यही 150 रुपए का काम यहां पर है और आपको नियर बाई जो भी आधार सेंटर है वहां पर जाकर के आप अपडेट करवा सकते हो। तो उसको एड्रेस के अंदर एक तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एज इट इज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका एड्रेस है जो परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस तो आपको चेंज भी कर सकते हो, कोई भी आपका हो सकता है, जहां पर आपको लेटर कम्युनिकेशन करना है वो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कोई भी हो सकता है, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसमें जो लिखा हुआ है एज इट इज आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। तो परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड के अंदर कोई भी यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर है तो उसमें करेक्शन करवा लो भाई। अगर अपडेट आपका जो आधार कार्ड का न्यू फोटो अगर अपडेट की हुई है तब तो ठीक है, नहीं की हुई है तो अभी की लेटेस्ट फोटो अपडेट करवा लो। 10-15 साल पहले की फोटो है उनको आप उस टाइम पर, जैसे बच्चे की शक्ल है और इस टाइम पर जो फेस के अंदर चेंजेस आएंगे मतलब ईयर के हिसाब से, तो उसको अपडेट करवा लो आधार कार्ड को, ठीक है ना। ये काम आप पहले से ही करवा करके रख लो आधार कार्ड के अपडेट का, ठीक है ना। दोनों चीजें एड्रेस है और साथ के अंदर, और अच्छा जिनके नंबर लिंक वगैरह नहीं है तो अब ऑलमोस्ट अभी स्टूडेंट के तो होंगे, जिनके नहीं है तो वो ऐड करवा सकते हैं अपना। इसके बाद में आप अपना आई टेस्ट है वो भी साथ के अंदर करवा करके रख लीजिए। आई टेस्ट जैसे अभी मैं अगर ये लेंस कार्ड वगैरह जो ऑनलाइन जो यहाँ पर पोर्टल वगैरह हैं जो अपना मतलब प्रोवाइड करते हैं, जो ग्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उन पर या फिर अदर कोई भी मतलब आई सेंटर है जो उन पर मतलब ग्लासेस वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं बना करके देते हैं, वहां पर आई टेस्ट फ्री का रखते हैं, ठीक है ना। बाकी लेंस कार्ड वगैरह का मैंने बताया वहां पर भी फ्री आपका आई टेस्ट रहता है। तो एक बार आई टेस्ट करवा लेने से क्या बेनिफिट है, आपको यह पता लग जाएगा कि जो आपकी कैटेगरीज है, मतलब एएलपी की तरह यहां पर ये तो नहीं है कि A1 कैटेगरी मांगी जाती है, ये तो है नहीं, लेकिन जो बाकी कैटेगरी है, मान लो A3 कैटेगरी है या B1 कैटेगरी है, C1 कैटेगरी है, आपको एटलीस्ट ये पता हो जिस टाइम पर वैकेंसी आई, मतलब आप पर्टिकुलर किसी ना किसी जोन को सिलेक्ट करेंगे तो जोन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको पता हो कि भाई हम कितनी वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हैं। मान लो आपका A3 स्टैंडर्ड नहीं है, आपका B1 और C1 स्टैंडर्ड है, तो आपको पता हो कि भाई इतनी वैकेंसीज तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इनका बेसिक आइडिया हो आपको डायरेक्टली लिख करके देते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है, ठीक है ना। तो आपकी विजन है उसको चेक करके बता देते हैं, यहाँ पर A1 स्टैंडर्ड तो है ही नहीं एलपी की तरह, तो A3 स्टैंडर्ड तक यहाँ पर एलिजिबल है, और B1 और C1 जो स्टैंडर्ड है, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड आप भले से लेकर के चले जाए, वहां पर जो भी आई टेस्ट जो जहां पर आपका नियर बाई फ्री रहता है लगभग, ठीक है ना।
तो जो आई टेस्ट है उसको करवा करके रख लें, आपकी कौन सी कैटेगरी है। लगभग स्टूडेंट को तो पता होगा कि नंबर ऑफ, अगर जिनके चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो उनको पता होगा कि कितने नंबर का चश्मा है, और तो आप खुद से ही कर लेंगे इतना तो, ठीक है ना। तो या फिर आप वहां पर भी ले जाकर के बता सकते हैं भाई कौन सा स्टैंडर्ड है, मेरे को बता दीजिए कि A3 है, B1 है या फिर C1 स्टैंडर्ड है, कौन सा है, ताकि आप वैकेंसी को कैटेगराइज कर सकें कि भाई इतनी वैकेंसी के लिए अपन फाइट कर रहे हैं, आपके माइंड सेट के अंदर हो, ताकि आपको मोटिवेशन मिले उसके लिए, ठीक है ना। मान लो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके माइंड में क्लियर हो कि आपको कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो आप अपना एफर्ट बढ़ा सकें, उसके लिए है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, बस ये है कि आप अपना स्ट्रगल है वो उतना हैवी रख सके, उसके लिए है, ठीक है ना। तो आई टेस्ट है वो करवा करके रख लें, जिनको भी मतलब चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो अपना करवा करके रख लें, ठीक है ना। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड है जो आरआरबी जेईई अलाउड करता है। न्यू नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कोई बल्क चेंजेस तो होते नहीं है, तो ये लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है 2025 का, उसको मैंने यहां पर डिस्प्ले किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां पर फोटो के लिए लास्ट टाइम पर आपको जो फोटो थी वो लाइव कैप्चर करवा रहा था। इससे पहले वाला 2024 वाला एप्लीकेशन फॉर्म था, उसके अंदर आपको न्यू फोटो की भी लेटेस्ट फोटो, हर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यही बोल करके चलता है कि भाई आपको लेटेस्ट फोटो है वो अपलोड करनी है। अब लेटेस्ट वाला तो लगभग एग्जाम के फॉर्म्स है उनके अंदर लाइव कैप्चर ही करवाते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे ने भी लास्ट टाइम पर लाइव कैप्चर ही करवाई थी, इसी वजह से तो रेलवे के काफी सारे बल्क में फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ करते थे कि जिस टाइम पर ये फोटो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, और या फिर सिग्नेचर के अंदर या फिर और कोई किसी भी टाइप के आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एरर प्रेजेंट रहती थी तो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है रेलवे का। आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में। लेकिन अब जो है यहां पर लाइव कैप्चर करवाता है फोटो को, तो लाइव कैप्चर करवाता है तो आपको अलग से फोटो प्रिंट तो करवा के रखनी नहीं है। लेकिन यहां पर मैं रिसेंट कलर फोटोग्राफ क्यों लिख रहा हूं, आपको जिस टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल कर दिया आपने, एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तब बोलेगा कि यहां पर चिपकाने के लिए फोटो चाहिए, तो आप उसी टाइम पर बनवा करके रख लेना, या फिर आप अभी मतलब कि आपने वो लाइव कैप्चर किए उसके नियर बाई आपकी जो कंडीशंस है, मतलब फेस का इंप्रेशन है वैसा ही नियर बाई रहे, तो अभी बनवा करके रख लो। 2 से 3 महीने मैक्सिमम, 3 महीने 4 महीने के अंदर 6 मंथ का देते हैं कि भाई 6 मंथ की ड्यूरेशन का आपका जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, तो अभी बनवा करके रख सकते हो। या फिर 3 से 4 महीने के बाद में एग्जाम करवा दी जाती है तो उस टाइम पर आप बनवा करके रख सकते हो, क्योंकि ये आपको एडमिट कार्ड के अंदर चिपकाने के अंदर वहां पर काम में आएगी। फिलहाल के लिए अगर लास्ट टाइम का ही पैटर्न फॉलो होता है तो लाइव कैप्चर की जाती है वहां पर फोटो, तो होपफुली इस बार भी जो है लाइव कैप्चर की जाएगी फोटो, तो ये आपको अलग से भी नीडेड नहीं होगा। अच्छा, ये जो सिग्नेचर है उसको देखो, जो भी आपको पहले बताया जाता है नोटिफिकेशन में कि भाई व्हाइट पेपर पर करना है, कैपिटल के अंदर नहीं करना है, रनिंग हैंड के अंदर करना है, तो एज इट इज आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बोले जाए उन्हीं को फॉलो करते हुए करना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्शन जैसी चीज एटलीस्ट ना आए, ठीक है ना। तो स्कैन डॉक्यूमेंट जितना आपको डीपीआई के अंदर बोला, 100 डीपीआई के अंदर बोला जाता है, 200 डीपीआई के अंदर बोला जाता है, उतनी डीपीआई के अंदर डॉट पर इंच है, उतना आप सिग्नेचर ये आप पहले से स्कैन करके रखें, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो सिग्नेचर और साथ के अंदर आपका फोटोग्राफ के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया। अब बात आती है ईमेल आईडी, तो लगभग सभी के पास में एंड्रॉइड फोन होगा, तो एंड्रॉइड का पोर्टल ही अपने आप के अंदर मेल आईडी पर, तो बिना एंटर किए तो आप फोन ही लॉगिन नहीं कर सकते। तो सबके पास में होपफुली सभी की अपनी खुद की मेल आईडी होगी जो आपके अपने नंबर से होगी, और साथ के अंदर आपके फोन नंबर जो आप रनिंग के अंदर हो। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पीरियड के बाद में कि भाई दूसरी सिम चेंज कर लिया, ये वाली सिम चेंज कर लिया, वो वाले नंबर बंद हो गए। एक अपना फिक्स नंबर है वो रखें, जिन पर आपका मेल आईडी भी साथ में उन्हीं नंबर पर हो, और ये फोन नंबर भी आपका जो मतलब रेगुलर आपके, ताकि कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो सके। जो भी कम्युनिकेशन है, अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर तो आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ही यहां पर भेजा जाता है, एडमिट कार्ड जैसी सारी चीजें हैं वो तो मेल आईडी पर, आपको फोन पर। आपने देखा ही होगा जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं कि रिस्पेक्टिव आरआरबी आपको मेल भी करता है, मैसेजेस भी आते हैं कि आप अपना चेक कर लीजिए, भाई आपको मेल भी कर दिया गया है, फोन नंबर के थ्रू भी आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास में ईमेल आईडी और फोन नंबर है, ये साथ के अंदर आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना। जो मतलब आपके खुद के नंबर से रजिस्टर्ड मेल हो, और साथ के अंदर फोन नंबर एक फिक्स रखो अपना, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में सीबीटी 1 है आपका एग्जाम, उसके लिए प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देना है, बहुत लॉन्ग टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो अपन ने चर्चा कर ली, इन सबको आप बनवा करके रखो। और सीबीटी 1 अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट टाइम पर आपने प्रिपरेशन की हुई है, तो
तो आप अपना केवल और केवल नोट्स को रिवाइज करो भाई, नोट्स को रिवाइज करो और अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, और मॉक टेस्ट लगाओ जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, नोटिफिकेशन अभी आने वाला है तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करो। कुछ स्टूडेंट और बल्क में ऐसे स्टूडेंट जो नए भी इनरोल होंगे, तो उन सब के लिए मैं आपको ये कोर्स डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि आपका एफर्ट है वो कम हो सके और मिनिमम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम गेन कर पाए। आपको नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर वेट ना करना पड़े, आपको सक्सेस के लिए वेट ना करना पड़े। तो उसके लिए लास्ट टाइम का अपना जो सक्सेसफुल बैच रहा है सीबीटी 1 के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, और जैसे ही सीबीटी 2 के आपके रुझान आएंगे, फाइनल रिजल्ट अभी जो अपकमिंग डेज के अंदर डिक्लेयर होगा, तब भी आपके सामने सारी चीजें क्लियर रहेंगी। लगभग अपना जो मटेरियल है आपका एज इट इज मटेरियल रहता है, जो अपन यहां पर क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, वो भले से आपका जीके का कंटेंट हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, सब आपको बढ़िया तरीके से नोट्स फॉर्मेशन के साथ में एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है। तो उसी के अंदर आपका जो नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स है, जिस पर आप यहां पर आपको कूपन कोड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि आपका रिडक्शन हो सके फीस के अंदर। तो नॉमिनल चार्जेस हैं फीस के, कोई बल्क के अंदर नहीं है कि आपको सेकंड थॉट जनरेट करना पड़े, इस टाइप का भी नहीं है। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और आप इतना सेंस रखते हैं, मैं समझकर चलता हूं कि आप खुद से ये डिसाइड कर पाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये आपको एज ए फैसिलिटी के तौर पर आप इसको अपना यूज करके, और इसके साथ में जो वीआईपी कोर्स है इसके अंदर क्या है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल के लिए आपको अलग से भी टाइम नहीं मिलेगा। तो यहां पर कंबाइंड अगर आपको लेना है कि भाई टेक्निकल भी अपना साथ साथ प्रिपेयर करते रहे और नॉन टेक्निकल को फ्रंट के अंदर रखें, और जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको अंदर बैक के अंदर प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ के अंदर अपना रिवाइज करते रहे, और नॉन टेक्निकल जो सीबीटी 1 वाला पार्ट है उसको आपको फ्रंट में रखकर तो मैं एक साथ करने हैं, तब उसके लिए दोनों का ऑप्शन भी है। या फिर सिंगल है तो मान लो कि भाई अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने काफी सारी एग्जाम दे दी है, तब केवल और केवल आप नॉन टेक के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको बढ़िया तरीके से नोट्स फॉर्मेशन करके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिक्स है। मोस्ट ऑफ द क्लासेज हैं जो अभी न्यू अपडेट हैं उनको आपको लाइव प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी सारी आपकी रिकॉर्डेड, ताकि आप स्पीडली कवर कर सकेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, कम से कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करके डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्योंकि भाई लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीबीटी 2 के अंदर मान लो अभी अपीयर किए हैं, या फिर लास्ट टाइम पर सीबीटी 1 भी काफी सारे स्टूडेंट ने दिया है, तो उन सब के साथ में आपका कंपटीशन है। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना आपका सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा करके रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी अवेयरनेस आपको रखनी है। उसके बाद में जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब अपन कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, कुछ भी अगर यहां पर चेंजेस होते हैं तब उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो लगभग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनवा करके रखिए आप, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।